और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। और मेरी आशा है कि नौजवान हो या महिलाएं हो, ये सब इसको आज सोचे। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू थीं। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात मिला था। इनका मोहनदास करमचंद गांधी से न तो खून का और न ही शादी के द्वारा कोई रिश्ता था। इनके पितामह मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे और आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। 1934-35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात इंदिरा ने शांतिनिकेतन में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्वभारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। रवींद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया था। इसके पश्चात यह इंग्लैंड चली गईं और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठीं, परंतु यह उसमें विफल रहीं और ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के पश्चात 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इन्होंने सोमरविल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। इस समय के दौरान इनकी अक्सर फिरोज गांधी से मुलाकात होती थी, जिन्हें यह इलाहाबाद से जानती थीं और जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। अंततः 16 मार्च 1942 को आनंद भवन, इलाहाबाद में एक निजी आदि धर्म ब्रह्म वैदिक समारोह में इनका विवाह फिरोज से हुआ। 3 ऑक्सफोर्ड से वर्ष 1941 में भारत वापस आने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गईं। 1950 के दशक में वे अपने पिता के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान गैरसरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में उनके सेवा में रहीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1964 में उनकी नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के कामराज इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में निर्णायक रहे। गांधी ने शीघ्र ही चुनाव जीतने के साथ साथ जनप्रियता के माध्यम से विरोधियों के ऊपर हावी होने की योग्यता दर्शाई। वह अधिक वामवर्गीय आर्थिक नीतियां लाईं और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। 1971 के भारत-पाक युद्ध में एक निर्णायक जीत के बाद की अवधि में अस्थिरता की स्थिति में उन्होंने सन 1975 में आपातकाल लागू किया। उन्होंने एवं कांग्रेस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में पहली बार हार का सामना किया। सन 1980 में सत्ता में लौटने के बाद वह अधिकतर पंजाब के अलगाववादियों के साथ बढ़ते हुए द्वंद्वों में उलझी रही, जिसमें आगे चलकर सन 1984 में अपने ही अंगरक्षकों द्वारा उनकी राजनैतिक हत्या हुई। 1944 में उन्होंने फिरोज गांधी के साथ राजीव गांधी और इसके 2 साल के बाद संजय गांधी को जन्म दिया। सन 1947 के भारत विभाजन अराजकता के दौरान उन्होंने शरणार्थी शिविरों को संगठित करने तथा पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों के लिए चिकित्सा संबंधी देखभाल प्रदान करने में मदद की। उनके लिए प्रमुख सार्वजनिक सेवा का यह पहला मौका था। जब भारत का पहला आम चुनाव 1951 में समीपवर्ती हुआ, इंदिरा अपने पिता एवं अपने पति जो रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, दोनों के प्रचार प्रबंध में लगी रही। फिरोज अपने प्रतिद्वंदिता चयन के बारे में नेहरू से सलाह मशविरा नहीं किया था और यद्यपि वह निर्वाचित हुए, दिल्ली में अपना अलग निवास का विकल्प चुना। फिरोज ने बहुत ही जल्द एक राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग में घटे प्रमुख घोटाले को उजागर कर अपने राजनैतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाकू होने की छवि को विकसित किया, जिसके परिणामस्वरूप नेहरू के एक सहयोगी वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तनाव की चरम सीमा की स्थिति में इंदिरा अपने पति से अलग हुईं। हालांकि सन 1958 में उपनिर्वाचन के थोड़े समय के बाद फिरोज को दिल का दौरा पड़ा,
जो नाटकीय ढंग से उनके टूटे हुए वैवाहिक बंधन को चंगा किया। कश्मीर में उन्हें स्वास्थ्योद्धार में साथ देते हुए उनकी परिवार निकटवर्ती हुई। परंतु 8 सितंबर 1960 को जब इंदिरा अपने पिता के साथ एक विदेश दौरे पर गई थीं, फिरोज की मृत्यु हुई। 1959 और 1960 के दौरान इंदिरा चुनाव लड़ी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। उनका कार्यकाल घटनाविहीन था। वो अपने पिता के कर्मचारियों के प्रमुख की भूमिका निभा रही थीं। नेहरू का देहांत 27 मई 1964 को हुआ और इंदिरा नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रेरणा पर चुनाव लड़ी और तत्काल सूचना और प्रसारण मंत्री के लिए नियुक्त हो सरकार में शामिल हुई। हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने के मुद्दे पर दक्षिण के गैर हिंदी भाषी राज्यों में दंगा छिड़ने पर वह चेन्नई गईं। वहां उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया, समुदाय के नेताओं के गुस्से को प्रशमित किया और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण प्रयासों की देखरेख की। कथित रूप से उनका मंत्रालय के दैनिक कामकाज में उत्साह का अभाव था, लेकिन वो संवाद माध्यमोन्मुख तथा राजनीति और छवि तैयार करने के कला में दक्ष थीं। जब 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, इंदिरा श्रीनगर सीमा क्षेत्र में उपस्थित थी। हालांकि सेना ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तानी अनुप्रवेशकारी शहर के बहुत ही करीब तीव्र गति से पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने को जम्मू या दिल्ली में पुनः स्थापन का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया और उल्टे स्थानीय सरकार का चक्कर लगाती रहीं और संवाद माध्यमों के ध्यानाकर्षण को स्वागत किया। ताशकंद में सोवियत मध्यस्थता में पाकिस्तान के अयूब खान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1966 में जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी, कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो चुकी थी। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में समाजवादी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रूढ़िवादी। मोरारजी देसाई उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे। 1967 के चुनाव में आंतरिक समस्याएं उभरी, जहां कांग्रेस लगभग 60 सीटें खोकर 545 सीटों वाली लोकसभा में 297 आसन प्राप्त किए। उन्हें देसाई को भारत के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में लेना पड़ा। वे समाजवादियों एवं साम्यवादी दलों से समर्थन पाकर अगले 2 वर्षों तक शासन चलाई। उसी वर्ष जुलाई 1969 को उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1971 में बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या हल करने के लिए उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान पर युद्ध घोषित कर दिया। 1971 के युद्ध के दौरान राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के अधीन अमेरिका अपने 7वें बेड़े को भारत को पूर्वी पाकिस्तान से दूर रहने के लिए यह वजह दिखाते हुए कि पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ एक व्यापक हमला विशेष रूप से कश्मीर के सीमा क्षेत्र के मुद्दे को लेकर हो सकती है, चेतावनी के रूप में बंगाल की खाड़ी में भेजा। यह कदम प्रथम विश्व से भारत को विमुख कर दिया था और प्रधानमंत्री गांधी ने अब तेजी के साथ एक पूर्व सतर्कतापूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा दी। भारत और सोवियत संघ पहले ही मित्रता और आपसी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके परिणामस्वरूप 1971 के युद्ध में भारत की जीत में राजनैतिक और सैन्य समर्थन का पर्याप्त योगदान रहा। उन्होंने नए पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को 1 सप्ताह तक चलने वाली शिमला शिखर वार्ता में आमंत्रित किया था। वार्ता के विफलता के करीब पहुंच दोनों राज्य प्रमुख ने अंततः शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कश्मीर विवाद को वार्ता और शांतिपूर्ण ढंग से मिटाने के लिए दोनों देश अनुबंधित हुए। स्माइलिंग बुद्धा के अनौपचारिक छाया नाम से 1974 में भारत ने सफलतापूर्वक एक भूमिगत परमाणु परीक्षण राजस्थान के रेगिस्तान में बसे गांव पोखरण के करीब किया। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परीक्षण का वर्णन करते हुए भारत दुनिया की सबसे नवीनतम परमाणु शक्तिधर बन गया। अंततः गरीबी हटाओ गरीबों के बहुत कम काम आए।
आर्थिक विकास के लिए आवंटित सभी निधियों के मात्र 4% 3 प्रमुख गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के हिस्से गए और लगभग कोई भी गरीब से गरीब तबके तक नहीं पहुंची। इस तरह यद्यपि यह कार्यक्रम गरीबी घटाने में असफल रही, इसने गांधी को चुनाव जिताने का लक्ष्य हासिल कर लिए। उनके सत्तावाद शक्ति के उपयोग की ओर नए झुकाव को देखते हुए जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और आचार्य जीवतराम कृपालानी जैसे नामी गिरामी व्यक्तियों और पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों ने उनके तथा उनके सरकार के विरुद्ध सक्रिय प्रचार करते हुए भारत भर का दौरा किया। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र द्वारा दायर एक चुनाव याचिका में कथित तौर पर भ्रष्टाचार आरोपों के आधार पर 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द घोषित कर दिया। इस प्रकार अदालत ने उनके विरुद्ध संसद का आसन छोड़ने तथा 6 वर्षों के लिए चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध का आदेश दिया। प्रधानमंत्रित्व के लिए लोकसभा, भारतीय संसद के निम्न सदन या राज्यसभा, संसद के उच्च सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। इस प्रकार यह निर्णय उन्हें प्रभावी रूप से कार्यालय से पदमुक्त कर दिया। जब गांधी ने फैसले पर अपील की, राजनैतिक पूंजी हासिल करने को उत्सुक विपक्षी दलों और उनके समर्थक उनके इस्तीफे के लिए सामूहिक रूप से चक्कर काटने लगे। ढेरों संख्या में यूनियनों और विरोधकारियों द्वारा किए गए हड़ताल से कई राज्यों में जनजीवन ठप पड़ गया। इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने पुलिस को निहत्थे भीड़ पर संभव्य गोली दौर के साथ साथ जनता की उनके सरकार से मोहभंग होने से विरोधकारियों चलाने के आदेश का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया। कठिन आर्थिक के विशाल भीड़ ने संसद भवन तथा दिल्ली में उनके निवास को घेर लिया और उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। गांधी ने व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के पदक्षेप स्वरूप अशांति मचाने वाले ज्यादातर विरोधियों की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। तदुपरांत उनके मंत्रिमंडल और सरकार द्वारा इस बात की सिफारिश की गई कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फैले अव्यवस्था और अराजकता को देखते हुए आपातकालीन स्थिति की घोषणा करें। तदनुसार अहमद ने आतंरिक अव्यवस्था के मद्देनजर 26 जून 1975 को संविधान की धारा 352 के प्रावधानानुसार आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। जगमोहन के पर्यवेक्षण में, जो कि बाद में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, जामा मस्जिद के आसपास बसे बस्तियों के हटाने में संजय का हाथ रहा, जिसमें कथित तौर पर हजारों लोग बेघर हुए और सैकड़ों मारे गए और इस तरह देश की राजधानी के उन भागों में सांप्रदायिक कटुता पैदा कर दी और हजारों पुरुषों पर बलपूर्वक नसबंदी का परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। गांधी ने 1977 में चुनाव बुलाए। निहायत गलत लगाई होंगी, वजह जो भी रही हो, वह जनता दल से बुरी तरह से हार गईं। लंबे समय से उनके प्रतिद्वंद्वी रहे देसाई के नेतृत्व तथा जयप्रकाश नारायण के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में जनता दल ने भारत के पास लोकतंत्र और तानाशाही के बीच चुनाव का आखिरी मौका दर्शाते हुए चुनाव जीत लिए। इंदिरा और संजय गांधी दोनों ने अपनी सीट खो दी और कांग्रेस घटकर 153 सीटों में सिमट गई। पिछली लोकसभा में 350 की तुलना में, जिसमें 92 दक्षिण से थीं। देसाई प्रधानमंत्री बने और 1969 के सरकारी पसंद नीलम संजीव रेड्डी गणतंत्र के राष्ट्रपति बनाए गए। गांधी को जब तक 1978 के उपचुनाव में जीत नहीं हासिल हुई, उन्होंने अपने आप को कर्महीन, आयहीन और गृहहीन पाया। 1977 के चुनाव अभियान में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। जगजीवन राम जैसे समर्थकों ने उनका साथ छोड़ दिया। कांग्रेस गांधी दल अब संसद में आधिकारिक तौर पर विपक्ष होते हुए एक बहुत छोटा समूह रह गया था। जून 1979 में देसाई ने इस्तीफा दिया और श्रीमती गांधी द्वारा वादा किए जाने पर कि कांग्रेस बाहर से उनके सरकार का समर्थन करेगी, रेड्डी के द्वारा चरण सिंह प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। एक छोटे अंतराल के बाद उन्होंने अपना प्रारंभिक समर्थन वापस ले लिया। अगले जनवरी में आयोजित चुनावों में कांग्रेस पुनः सत्ता में वापस आ गया था। गांधी के बाद के वर्ष पंजाब समस्याओं से जर्जर थे।
सितंबर 1981 में जरनैल सिंह भिंडरावाले का अलगाववादी सिख आतंकवादी समूह सिख धर्म के पवित्रतम तीर्थ हरिमंदिर साहिब परिसर के भीतर तैनात हो गया। स्वर्ण मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद गांधी ने आतंकवादियों का सफाया करने के एक प्रयास में सेना को धर्मस्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया। संभवत 500 या अधिक सैनिक एवं अनेक तीर्थयात्रियों सहित 3000 अन्य लोग गोलीबारी में फंसे। इंदिरा गांधी के बहुसंख्यक अंगरक्षकों में से दो थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। 30 अक्टूबर 1984 को वे अपनी सेवा हथियारों के द्वारा एक सफदरजंग रोड नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री निवास के बगीचे में इंदिरा गांधी की राजनैतिक हत्या की। इस घटना के तत्काल बाद उपलब्ध सूचना के अनुसार बेअंत सिंह ने अपने बगल वाले शस्त्र का उपयोग कर उन पर 3 बार गोली चलाई और सतवंत सिंह एक स्टेन कार्बाइन का उपयोग कर उन पर 22 चक्कर गोली दागे। उनका अंतिम संस्कार 3 नवंबर को राजघाट के समीप हुआ और यह जगह शक्ति स्थल के रूप में जानी गई। उनके मौत के बाद नई दिल्ली के साथ साथ भारत के अनेकों अन्य शहरों, जिनमें कानपुर, आसनसोल और इंदौर शामिल हैं, में सांप्रदायिक अशांति घिर गई। इंदिरा मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने।